जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। एक अमेरिकी हॉरर सीरीज़ है क्रीप शो। उसकी एक कहानी है जिसमें एक अमीर आदमी, इसका नाम है एप्सन प्रेट, वो अकेला रहता है अपने पेंट हाउस में। हर तरफ सीसीटीवी कैमरे, अलार्म कंट्रोल पैनल। उसे गंदगी से, कीड़ों से एक पैथोलॉजिकल डर है। वह हर प्रतिद्वंदी को एक कीड़े की तरह देखता है जिसे कुचला जा सकता है। एक रात एक कॉकरोच उसकी इस किले जैसी सुरक्षा को तोड़कर अंदर आ जाता है। वो उसे मार देता है, लेकिन अगले ही दिन और कॉकरोच आते हैं, रोशनदानों से, नालियों से, बिजली के पैनलों से, झुंड के झुंड। वो जितना मारता है उतने ही और निकल आते हैं। आखिर में वो कॉकरोच उसे निगल जाते हैं। तो दोस्तों, यही कहानी आज भारत में दोहराई जा रही है। और आज हम बात करेंगे टाइम मैगजीन के उस लेख की जिसका शीर्षक है रिवोल्ट ऑफ द कॉकरोचेस, हाउ इंडिया जेन जी हम्बल्ड मोदी। लिखा है भारतीय राजनीति विश्लेषक असीम अली ने। अंतर्राष्ट्रीय टाइम पत्रिका में पत्रकार असीम अली ने पिछले 12 सालों में भारत में जो कुछ हुआ उसे ठीक उसी कहानी से जोड़ा है। एक तरफ है सत्ता की मशीनरी जो हर संस्था पर कब्जा करने में जुटी रही, दूसरी तरफ है वो हजारों नौजवान जिन्होंने खुद को कॉकरोच कहा और दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। आज हम समझेंगे कि यह सिस्टम कैसे बना, यह किसने कब्जा किया और आखिर में यह किसके सामने डगमगाया। 15 मई 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने देश के बेरोजगार युवाओं को क्या कहा। उन्होंने कहा, ये युवा परजीवी हैं, कॉकरोच हैं। यह सुनकर बोस्टन में पढ़ रहे एक 30 साल के भारतीय छात्र अभिजीत दीप के उसके मन में एक आइडिया आया। उन्होंने एक ऑनलाइन पैरोडी पार्टी बनाई, नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। टैगलाइन थी, आलसी और बेरोजगारों की आवाज़। और क्या हुआ, कुछ ही दिनों में सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट 2 करोड़ फॉलोअर्स के पार हो गया। बीजेपी का इंस्टाग्राम फॉलोअर बेस से कहीं आगे। यह था डिजिटल रिवोल्ट का पहला चरण। यहाँ रूपक समझिए, जैसे क्रीप शो में कॉकरोच एक एक करके हर कोने से निकलते हैं, वैसे ही भारत के युवा व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, एक्स से एक एक करके बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के जुड़ने लगे। कोई पार्टी नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं, सिर्फ गुस्सा, सिर्फ सच। और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। टाइम मैगजीन के इस लेख में यह भी लिखा है कि क्या भारत आंशिक रूप से स्वतंत्र देश बन गया है। यह शब्द पार्टली फ्री यानी आंशिक रूप से स्वतंत्र, यह मेरी राय नहीं है, यह अमेरिका की एक निगरानी संस्था फ्रीडम हाउस की रेटिंग है। फ्रीडम हाउस हर साल दुनिया के देशों को नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों के आधार पर परखता है और भारत को उसने आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में रखा है। इसके साथ स्वीडन की वीडेम इंस्टीट्यूट, जो दुनिया भर में लोकतंत्र की सेहत नापने वाली एक प्रमुख अकादमिक संस्था है, उसने भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी तानाशाही कहा है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह नहीं कि चुनाव नहीं होते। चुनाव होते हैं, वोट पड़ते हैं, नतीजे आते हैं, लेकिन वीडेम का आकलन है कि बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताओं का लगातार दमन हो रहा है। इसीलिए बहुदलीय चुनाव के बावजूद असली लोकतांत्रिक चरित्र कमजोर पड़ता जा रहा है। असीम अली अपने लेख में लिखते हैं कि यह आकलन इस बात को दिखाता है कि कैसे मोदी सरकार ने धीरे धीरे देश की लगभग हर संस्थागत राजनीतिक मशीनरी को अपने अनुकूल बना लिया, चाहे वो मीडिया हो या चुनाव कराने वाली संस्थाएं। प्रेस की आज़ादी का सफ़र भी देखते हैं, जो 140वां स्थान से 197वां स्थान तक आ पहुंची है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल 180 देशों की एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। साल 2014 में, जिस साल मोदी सत्ता में आए, भारत इस सूची में 140वें नंबर पर था। मतलब वो अभी बहुत बुरा रैंकिंग स्टेटस था, लेकिन 2026 में यानी आज भारत इस सूची में खिसक कर 197वां स्थान पर उस नंबर पर पहुंच गया है। 12 सालों में 18 घंटे मेहनत करने के बाद 17 अंक नीचे लाया जा सका है। यानी 12 साल में भारत की रैंकिंग 17 पायदान और नीचे गिर गई। असीम अली इसकी वजह बताते हुए लिखते हैं कि बड़े मीडिया घरानों के मालिक बार बार सरकार के आगे झुकते नजर आए हैं, यानी मीडिया का स्वामित्व ही सरकार के अनुकूल होता चला गया। यही वजह है कि जब दिल्ली के जंतर मंतर पर नौजवानों का यह कॉकरोच आंदोलन शुरू हुआ, तो प्रदर्शनकारियों के नारों में मुख्य धारा के टीवी चैनलों के लिए एक शब्द बार बार सुनाई दिया, गोदी मीडिया वापस जाओ।
यह शब्द इस बात का प्रतीक बन चुका है कि एक पूरी पीढ़ी अब पारंपरिक न्यूज़ चैनलों पर भरोसा नहीं करती। ब्रांड मोदी कैसे बना और कैसे बदला चुनावी तानाशाह में? अब सवाल है कि यह कैसे हुआ। इसे समझने के लिए हमें 2011 में वापस जाना होगा। दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और भ्रष्टाचार के कई घोटाले सामने आए थे। उस आंदोलन ने जनता के गुस्से को एक शब्द दिया, सिस्टम। भ्रष्ट नेता, दलाल अफसर और मुनाफाखोर व्यापारियों का वो गठजोड़ जिससे आम आदमी का कोई नाता नहीं था। उसी दौर में नरेंद्र मोदी को एक ब्रांड के तौर पर गढ़ा गया। इसी सिस्टम के बिल्कुल उलट एक छवि में एक फ़कीर, एक चाय बेचने वाले का बेटा, गुजरात का करिश्माई बाहरी नेता जो दिल्ली की पुरानी सत्ता संस्कृति से अछूता है और जो निर्णायक ढंग से संस्थाओं को जनता के लिए काम करवा सकता है। असीम अली का तर्क है कि 15 साल बाद 2026 के इसी जंतर मंतर पर यही ब्रांड जलकर राख हो गया। अब गुस्से का निशाना शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि खुद मोदी थे। भीड़ का सबसे वायरल नारा था 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र। यह मोदी के अपने 2014 के उस दावे पर सीधा तंज था जिसमें उन्होंने खुद को 56 इंच के सीने वाला मजबूत नेता बताया था। नारे का एक रूप बना बाल नरेंद्र मोदी के बचपन को महिमामंडित करने वाली उस चर्चित कॉमिक बुक पर तंज है जिसमें एक बच्चे के तौर पर मोदी को मगरमच्छ बचाते और सैनिकों की मदद करते दिखाया गया था। पोस्टरों पर लिखा था लीक इन इंडिया, डिस्ट्रॉय इन इंडिया। मोदी के अपने नारे मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हुए, यानी जिस नेता को कभी सिस्टम तोड़ने वाला कहकर पेश किया गया वही अब नौजवानों की नज़र में उस सिस्टम का सबसे बड़ा संरक्षक बन चुका था और जनता का दमनकारी भी। राष्ट्रीय संस्थाओं पर कब्जे की योजना क्या थी? असीम अली लिखते हैं कि मोदी ने 12 साल में एक विस्तृत नियंत्रण मशीनरी खड़ी की जिसने भारत के उथल पुथल भरे लोकतंत्र को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया। इसके कुछ ठोस उदाहरण लेख में दिए गए। पहला तो मीडिया, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। दूसरा, चुनाव करवाने वाली संस्थाएं। लेख में हाल ही में एक राज्य चुनाव प्रक्रिया का जिक्र है जिसमें SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाता सूची से लाखों नाम हटा दिए गए पश्चिम बंगाल का, और यह एक व्यापक रूप से इस तरह देखा गया कि इसका फ़ायदा सत्तारूढ़ भाजपा को मिला। एक अध्ययन का हवाला देते हुए लेख में यह भी बताया गया है कि बंगाल के नंदीग्राम में हटाए गए मतदाताओं में मुस्लिम समुदाय के नाम असंगत रूप से ज़्यादा थे। इन सब उदाहरणों से जो तस्वीर उभरती है वह यह है कि संस्थागत राजनीति पर यानी सामान्य चुनावी और प्रशासनिक ढांचे पर नियंत्रण लगभग पूरी तरह स्थापित हो चुका था। लेकिन असीम अली का सबसे दिलचस्प तर्क यही है, यह नियंत्रण तभी तक कारगर रहता है जब तक राजनीति संस्थाओं के भीतर चलती है। जैसे ही राजनीति संस्थाओं के बाहर हाशिए से अचानक और असंगठित ढंग से फूटती है, जैसे 2019 में नागरिकता कानून के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का आंदोलन या 2021 में सिख किसानों का आंदोलन, तब यह मशीनरी लड़खड़ा जाती है। जब चुनाव आयोग ही निष्पक्ष ना रहे, जब मीडिया सत्ता का भोंपू बन जाए, जब न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ही युवाओं को कॉकरोच कहे, तो VDM को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहने की ज़रूरत ही क्यों? तस्वीर खुद बोल रही है। और यही है बीजेपी की वो बड़ी परियोजना जिसे लेख में हेजमोनी कंट्रोल कहा गया, यानी एक पार्टी, एक विचारधारा हर संस्था पर। मीडिया, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, शिक्षा, सब एक ही दिशा में। जो सवाल करे उसे कुचल दो। इसे ही मुसोलिनी के फांसीवाद में हमने बात की थी, यानी इतिहास को जानबूझकर दोहराया जा रहा है। इतिहास से सीख नहीं ली जा रही है, लेकिन हमें तो सीख लेनी पड़ेगी ताकि देश बचा रहे। इसके लिए तानाशाही का अंत ही क्यों न करना पड़े। 15 मई को जब भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने देश के बेरोजगार युवाओं के लिए परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, यह टिप्पणी वायरल हो गई और नौजवानों में गहरा आक्रोश फैल गया। इसी गुस्से को एक नाम दिया अभिजीत दीपके ने। 30 साल के एक भारतीय छात्र जो बोस्टन में पढ़ते थे और इससे पहले राजनीतिक संचार सलाहकार रह चुके थे, उन्होंने एक व्यंग्यात्मक पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP, जिसका नाम खुद भाजपा के नाम पर एक तंज भी था। इसका इंस्टाग्राम पेज कुछ ही दिनों में 2 करोड़ फॉलोअर्स तक पहुंच गया, भाजपा के अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से भी ज़्यादा। इसी दौर में एक और गहरा जख्म हरा था नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक। लगभग 20 लाख छात्र महज 1,40,000 सीटों के लिए मुकाबला कर रहे थे। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द हुई और छात्रों को 21 जून को दोबारा परीक्षा देने को मजबूर किया गया।
इस सदमे में कम से कम 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जिनमें अहमदाबाद के 17 वर्षीय कहान पटेल भी शामिल थे, जिनके पिता बाद में इंसाफ की मांग लेकर दिल्ली पहुंचे। 6 जून को द्वीप के दिल्ली एयरपोर्ट पर एक हाथ में भारत का संविधान लेकर उतरे और जंतर मंतर पहुंचकर आंदोलन की शुरुआत की। जून भर सैकड़ों लोग रोज जुटते रहे। 28 जून को शिक्षाविद और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की। मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। 18 जुलाई की शाम 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर धावा बोला और वांगचुक व अन्य को जबरदस्ती हटा दिया। इसके वीडियो वायरल हो गए और अगले दिन हजारों लोग एकजुटता में जंतर मंतर पहुंच गए। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने निकले। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। 100 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी अस्पताल पहुंचे। टूटी पसलियां, फ्रैक्चर पैर, सिर की चोटें। इस दमन के वायरल वीडियो ने भीड़ को और बड़ा कर दिया और कोलकाता, मुंबई, पटना जैसे शहरों में भी उसी तरह के आंदोलन शुरू हो गए। आखिरकार दबाव में आकर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। असीम अली का तर्क है कि यह आंदोलन इसलिए जीता क्योंकि यह मुख्यधारा मीडिया की अनदेखी और बदनामी से अछूता रहा। इसकी अपनी एक समानांतर डिजिटल दुनिया थी, मुख्यतः इंस्टाग्राम पर, जहां एक नई पीढ़ी के पत्रकार और इन्फ्लुएंसर पहले से मौजूद थे, जिन्हें नौजवान वर्ग सुनता और भरोसा करता है। और इसके पीछे एक गहरी संरचनात्मक सच्चाई भी है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1983 में 20 से 29 साल के आयु वर्ग में सिर्फ 4% लोग ग्रेजुएट थे। आज यह आंकड़ा 28% है, लेकिन इसी आयु वर्ग के कुल बेरोजगारों में 67% ग्रेजुएट है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में केवल 23% लोगों के पास वेतनभोगी नौकरी है, जबकि वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों में यह आंकड़ा दुगुना है। ध्यान दीजिए, बांग्लादेश में भी दुगुना है। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2014 से 2024 के बीच 1,23,000 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या की, जिसकी प्रमुख वजहें बताई गई परीक्षा में असफलता और पारिवारिक समस्याएं। यानी इन नौजवानों के पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जिस व्यवस्था ने उन्हें हर दिन कुचला, उसी के डर से वो डरने वाले नहीं थे। और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। जंतर मंतर पर पुलिस के डंडे के बाद जब पूरा देश सड़कों पर उतर आया, जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नज़रें भारत पर टिक गई, मोदी सरकार को झुकना पड़ा। लेख का शीर्षक ही यह कहता है कि हाउ इंडिया जेन जी हम्बल्ड मोदी, यानी जेन जी ने मोदी को नतमस्तक कर दिया। 12 साल के अभेद किले में एक दरार आ गई। क्रीप शो वाला वो बिजनेसमैन याद है? एक कॉकरोच आया, फिर 100, फिर 1000 और आखिरकार उसका किला ढह गया। असीम अली खुद यह स्पष्ट करते हैं कि यह आंदोलन फिलहाल सरकार की स्थिरता के लिए तत्कालिक खतरा नहीं है और भाजपा के संस्थागत वर्चस्व को देखते हुए आने वाले राज्य चुनाव में इसका बड़ा नुकसान होने की संभावना भी नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि इसने 12 साल की सत्ता के बाद मोदी की निजी अपील की सीमाओं को जरूर उजागर कर दिया है। दोस्तों, जो संस्थागत कब्जे की कहानी हमने आज मीडिया और चुनाव आयोग के संदर्भ में सुनी, वही ढांचा हमारे आदिवासी इलाकों में भी नजर आता है। चाहे वो ग्राम सभा की सहमति को दरकिनार कर दी जाने वाली खनन परियोजनाएं हो या हसदेव अरण्य और सिजीमली जैसे इलाकों में विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। जब संस्थाएं हाशिए की आवाज़ को सुनना बंद कर देती है तो वो आवाज़ सड़क पर उतरती है, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो या झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ के जंगल। अब सवाल पैदा होता है कि क्या टाइम मैगजीन को मोदी जी दिल से माफ़ कर पाएंगे? वैसे इसने दुनिया को वो सब बता दिया है जो बताने में गोदी मीडिया शर्मा रहा था। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक पीढ़ी के जागने की। उस पीढ़ी की जिसे कॉकरोच कहा गया, जिसे परजीवी कहा गया, जिसे आलसी और बेकार समझा गया। लेकिन इसी पीढ़ी ने एक हाथ में संविधान लेकर बिना हिंसा के, बिना किसी बड़े नेता के वो कर दिखाया जो दशकों में नहीं हुआ था। याद रखिए, जब भी किसी आम इंसान को कीड़ा समझा जाए, इतिहास गवाह है वो कीड़े ही सबसे बड़ी क्रांति लाते हैं। क्या आपको लगता है कि यह कॉकरोच आंदोलन सिर्फ एक शहरी अंग्रेजी इंस्टाग्राम पीढ़ी तक सीमित रहेगा, या यह आदिवासी और ग्रामीण भारत की उस चुप्पी को भी तोड़ पाएगा जो दशकों से इसी सिस्टम से लड़ रही है? अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यही आज़ाद सोच की ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।